पहला पद अगर पढ़ें तो चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, तो इसमें तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया। चीनती, जैसे कि चीनती शब्द है, वो स्वयं में अपने आप में ही तद्भव वाला है, तत्सम तो है नहीं ये। चीनना, चीनना मतलब जान लेना है ना, पहचान लेना। तो चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। तो इसमें हम देखें, सबसे पहले तो विशेष ही देख लें, जिससे एक बहुत बड़ा काम हमारा फ्री हो जाए कि कविता एकदम है तो सरल, और मगर इसमें एक निरक्षर लड़की है जिसका नाम है चंपा। उसके माध्यम से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। ये कहते हैं कि चंपा अनपढ़ है, जानती नहीं है, वह काले अक्षर हैं, जो पढ़ाई लिखाई है उसको काले अक्षर के समान है। तो इसमें जैसे खड़ी खड़ी और काले काले, तो यहाँ पर अब विशेष में आप ऐसा लिख सकते हो कि ये खड़ी खड़ी काले काले, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हम चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, ये चंपा सभी जगह आया है, सभी पदों में आया है, लगभग हर एक पद में आया है। तो आपसे संदर्भ बन जाएगा कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, और इसके कवि हैं त्रिलोचन शास्त्री जी। तो हम व्याख्या की तरफ चलें। इसमें मुख्य रूप से अशिक्षा की ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है त्रिलोचन शास्त्री जी ने। इनकी जो मुख्य नायिका है इस पाठ की, वो उसका नाम है चंपा, और ग्वाले की लड़की है जो अक्षरों का महत्व और पढ़ाई का महत्व नहीं जानती, समझती नहीं है। तो यहाँ पर उसकी अशिक्षा की ओर इशारा करते हुए बताते हैं कि गांव में किस प्रकार से अशिक्षा रहती है। हमारा एक ग्वाला है जो गाय का काम करता है, उसकी बेटी है चंपा। उसके मन में ये रहता है कि ये जो लिखते रहते हैं, काले काले से अक्षर लिखते हैं, क्या लिखते हैं। एक उनको देख के मुस्कुराते हैं, उनको देखकर इनके मन में भाव आते हैं, ये है क्या। मतलब वो तो नहीं जानती, उस महत्व को नहीं समझती क्योंकि अशिक्षित है। तो चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। मगर जब ये कवि त्रिलोचन शास्त्री जी जब पढ़ने बैठते हैं और जब ये लिखना शुरू करते हैं, तो वो उसके मन में ये भाव आते हैं कि ये काले काले पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये कैसे धब्बे हैं जिनको ये लिख रहे हैं। और जब लेखक कोई पुस्तक पढ़ने लगता है तो बड़े आश्चर्य के साथ चंपा उनके नजदीक आ जाती है, खड़ी हो जाती है, चुपचाप खड़ी हो जाती है, और सोचती है कि इनमें से कैसे आवाजें आ रही हैं, जो काले काले अक्षर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कैसे ये अलग अलग प्रकार की आवाजें आ रही हैं। मगर वह चुपचाप खड़े होके और लेखक को सुनती रहती है। उसे बड़ी हैरानी होती है, आश्चर्य होता है, उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से। उसे लगता है कि कैसे काले अक्षर हैं जिनसे आवाज निकलती है अलग अलग प्रकार की। मगर इसके बाद भी वह उसके महत्व को नहीं समझ पाती क्योंकि वो अशिक्षित है और अनपढ़ है। इससे संबंधित अब प्रश्न आएंगे, एक व्याख्या यहाँ हो जाती है, विशेष आपको पहले बता दिया है। प्रश्न आएगा कि कवि जब अध्ययन करते हैं तब कौन आता है, वह क्या करती है। तो बड़ा सरल है कि चंपा नाम की लड़की, जो ग्वाले की लड़की, आती है, और जब कवि पढ़ने लगते हैं या कुछ लिखने लगते हैं तो वह चुपचाप आकर खड़ी हो जाती है। चंपा को किस बात का आश्चर्य होता है? चंपा को इस बात का आश्चर्य होता है कि ये काले काले से धब्बे दिखाई दे रहे हैं, काले काले जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आवाजें कैसे निकल रही हैं अलग अलग प्रकार। तो अब महत्वपूर्ण इस पद्यांश का एक प्रश्न है, वह है कि काले काले अक्षर नहीं चीनती का क्या तात्पर्य है। तो हम लिखेंगे इसका उत्तर कि काले काले अक्षर नहीं चीनती, इसका तात्पर्य है कि चंपा नाम की जो लड़की है, ग्वाले की लड़की है, वो अशिक्षित है, वह पढ़ी लिखी नहीं है, और अनपढ़ होने के कारण चंपा
जब काले अक्षरों को देखती है तो उसका कोई अर्थ ही नहीं समझती, उनको पहचानती नहीं है कि ये इनका कितना महत्व है। और अगला पद्य है, चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय गाय भैंसे रखता है, चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी ऊधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। यहाँ तक ये दूसरा पद है। तो इसमें विशेष देखें, आतुकांत कविता है। एक तो तुक वाली कविताएं होती हैं जो सूरदास, रहीम, मीरा की कविता है, और त्रिलोचन शास्त्री की कविता आतुकांत है। इसमें भी वही है, अनुप्रास अलंकार है, सादगीपूर्ण कविता है, गांव की परिस्थिति का यहाँ वर्णन किया गया है। चंपा नटखट लड़की है, उसका वर्णन किया गया है। गांव कैसे होते हैं वहाँ का वर्णन किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ भी है। तो सीधी सादी भाषा है, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। व्याख्या देखें आप, प्रसंग अगर देखें तो प्रसंग में हम चंपा के बारे में इस पूरे पद्यांश में बताया गया है। तो हम लिख सकते हैं कि चंपा के व्यक्तित्व का वर्णन उक्त पद्यांश में किया गया है। व्याख्या देखें, कवि यहाँ पर चंपा का परिचय देता है कि चंपा कौन है। तो कवि यहाँ बताते हैं कि चंपा एक बहुत ही सुंदर लड़की है, अच्छी लड़की है, और यह सुंदर नाम का एक ग्वाला है, उसकी बेटी है। सुंदर गाय भैंसे पालता है, उनका काम करता है, ग्वाला है। और चंपा उन गाय और भैंसों को चराने के लिए ले जाती है, उनकी देखरेख करती है। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। तो आतुकांत जो कविताएं होती हैं उनमें ज़्यादा कुछ ऐसा रहता नहीं है व्याख्या के लिए, उनको हमें थोड़ा सा समझा समझा के लिखना पड़ता है, तो व्याख्या होती जाती है। तो यह चंपा चौपायों को लेकर, चौपाई मतलब गाय और भैंसों को लेकर चराने के लिए जाती है। वह अच्छी लड़की है, सुंदर लड़की है, चंचल है, बहुत शरारतें करती है। अब शरारतें कैसे करती है? कभी वह कभी हैं, इनका ऊधम करती है। लिखा भी शब्द भी आया, कभी कभी ऊधम करती है। तो क्या ऊधम करती है? जो पेन रहता है, कलम रहती है कभी की, उसको चुरा लेती है। कभी पेन गायब कर देगी। अब पेन भी जैसे तैसे कभी क्या है ढूंढ के लाएंगे कहाँ इसने छिपा दिया, तो जब तक पेन लेके आएंगे तब तक कागज गायब कर देती है। तो इस प्रकार से वो है कभी को परेशान करती है, कभी कागज गायब करती है तो कभी कलम गायब करती है। तो इस प्रकार इस कविता में बताया गया है कि बहुत ही नटखट और कवि को परेशान करने वाली लड़की है, शरारतें करने वाली लड़की है। अब इसके मुख्य रूप से हैं प्रश्न। तो प्रश्न है, जैसे साधारण से प्रश्न आते हैं कि चंपा के पिता का नाम क्या है, उसका पेशा क्या है। तो आपसे बन ही जाएगा कि चंपा के पिता का नाम सुंदर है और पेशे से ग्वाला है, गाय भैंसे पालता है। चंपा के स्वभाव का वर्णन भी आप लिख लोगे कि यह चंचल है, शरारतें करती है, कभी को परेशान करती है। तो ये सारे प्रश्न आपसे बनेंगे। आगे चलें। अगला पद्य है, चंपा कहती है। चंपा कहती है, तुम कागज ही गूदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो इस
पद्यांश में निरक्षर व्यक्ति की मनोदशा का वर्णन किया गया है कि जो अनपढ़ होता है वह पढ़ने के प्रति उसकी इच्छा नहीं होती। इसका सुंदर चित्रण यहाँ किया गया है। तो शिक्षा के प्रति कैसे उपेक्षा रहती है, कैसे मन उष्टा हुआ रहता है लोगों का, इसका वर्णन किया गया, जो आगे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी की क्या इच्छा है इसका भी वर्णन किया गया है। और यहाँ मुहावरों का प्रयोग है, भाषा सरल है। एक अलंकार है प्रश्न अलंकार, इसका यहाँ वर्णन किया गया है। प्रश्न अलंकार से मतलब है कि अगर किसी कविता में किसी भी पात्र से प्रश्न किया जाता है, अगर प्रश्न किया जाता है तो वहाँ प्रश्न अलंकार होता है। तो इसमें देखें, हम सीधे व्याख्या करें कि कवि कहता है कि चंपा निरक्षर है। चंपा कहती है तुम कागज ही गुदा करते हो दिन भर। तो चंपा यहाँ अनपढ़ है, पढ़ी लिखी तो है नहीं, तो उसे काले अक्षर जो भी लिखते हैं उसे काले अक्षर ही दिखाई देते हैं। उसे उन काले अक्षरों का कोई महत्व पता नहीं है। तो वह हमेशा लेखक से या कहें कवि से यह शिकायत करती है, कहती है कि तुम दिन भर इन कागजों पर क्या लिखा करते हो, क्यों इनको काला काला करते रहते हो। वो पढ़ी लिखी तो है नहीं, समझती तो है नहीं, वो यही पूछती है। और पूछती है कि क्या अच्छा काम है ये, तुम जो काले अक्षर लिख रहे हो या अच्छे साफ कागज को काला कर रहे हो, तो क्या काम अच्छा है। तो जब ये बात कभी सुनते हैं तो वो हंस देते हैं, वो हंस देते हैं। और हंसने से उसका ये परिणाम निकलता है कि चंपा फिर चुप हो जाती है। एक दिन की बात है कि चंपा लेखक के पास आती है, त्रिलोचन शास्त्री जी के पास आती है, और लेखक उससे कहते हैं कि तुम पढ़ना लिखना सीख लो तो तुम समझ लोगी कि काले अक्षर कैसे हैं, इनका क्या महत्व है। और जब कभी तुम्हें समस्या आएगी, मुसीबत आएगी, यहाँ एक पंक्ति है, हारे गाड़े काम सरेगा। जब इसका तात्पर्य है कि जब कोई समस्या आएगी, कठिनाई आएगी, कठिनाई के दिनों में, परेशानियों के दिनों में ये पढ़ना लिखना तुम्हारे काम आएगा, यानी मुसीबत के समय काम आएगा। और महात्मा गांधी जी की भी इच्छा है, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। और गांधी जी की इच्छा है कि सभी लोग पढ़ना लिखना सीखें। मगर चंपा तो दृढ़ निश्चय है, वो नहीं चाहती कि मैं पढ़ना लिखना सीखूं। उसने कह दिया कि मैं पढ़ना नहीं सीखूंगी, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। सीधा सीधा उत्तर था, सरल लड़की थी। और फिर वो प्रश्न करती है, और जहां प्रश्न आया अपन को प्रश्न अलंकार का ध्यान रखना है। वो कहती है तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं। क्या कहते थे कि महात्मा गांधी जी बहुत अच्छे मनुष्य हैं, महापुरुष हैं। फिर वो पढ़ने लिखने की बात कैसे कह सकते हैं। मतलब जिसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लग रहा है उसको पढ़ने लिखने की बात कहो तो उसको बुरा लगेगा। और यही हुआ यहाँ। वो कह रहे कि आप कहते थे कि महात्मा गांधी बहुत अच्छे हैं। जब महात्मा गांधी जी अच्छे हैं तो वो पढ़ने लिखने की बात क्यों कर रहे हैं। और अगर वो पढ़ने लिखने की बात कर रहे हैं तो वह अच्छे कैसे हैं। वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे। मैं तो नहीं पढ़ूंगी, और मैं तो पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता। तो इसमें कुछ प्रश्न फिर से हम देख लें, एक आध प्रश्न की बात कर लें कि गांधी जी क्या चाहते हैं। तो आपको पता चल गया कि गांधी जी क्या चाहते हैं। गांधी जी क्या चाहते हैं कि सब लोग पढ़ें और लिखें। तो एक प्रश्न और है, के है कि क्या वास्तव में चंपा पढ़ना चाहती है। तो इसका उत्तर यही होगा कि आखिरी तक बड़े दृढ़ निश्चय के साथ चंपा कहती कि मैं पढ़ना नहीं चाहती। तो इसका उत्तर यही होगा कि चंपा बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती। अगला और आखिरी पद है, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है।
ब्याह तुम्हारा होगा तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता में कभी ना जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। तो वैसे तो इसमें कोई कठिनाई है नहीं पद्य में, फिर भी हम एक बार इसको देख लें। इस प्रकार से हम देखें कि उसको पढ़ना ही है एक बार। यहाँ पर मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, तो कभी तो विशेष तो वही रहेगा, ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया गया है, भाषा सरल है। इसमें शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। त्रिलोचन शास्त्री जी शिक्षा का महत्व यहाँ बता रहे हैं। तो यदि व्याख्या देखें, कवि कहते हैं कि चंपा अगर तुम पढ़ लिख लोगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पढ़ना लिखना अच्छा होता है। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, जब तुम ससुराल चली जाओगी, तो उस समय अपने पति के साथ रहोगी, और जब पति कुछ काम करने के लिए, कमाई करने के लिए कलकत्ता चला जाएगा, तो वो बहुत दूर है कलकत्ता, तो उसको कोई खबर भेजोगी, पत्र लिखोगी, तो कैसे लिखोगी? अगर वो वहां से कोई संदेश भेजेगा, वहां से अपनी खबर भेजेगा, तो फिर उसको कैसे पढ़ोगी? ना तुम लिख सकती हो, ना पढ़ सकती हो, ना तो उस तक अपनी कोई खबर भेज सकती हो, और वहां से कोई खबर आती है तो ना उसको ही पढ़ सकती हो। ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए एक काम करो, तुम पढ़ लो, क्योंकि पढ़ना लिखना अच्छा होता है। तो इस बात पर वो बहुत गुस्सा हो गई चंपा। चंपा बोली, तुम बहुत झूठे हो, झूठ बोलते हो, ये अच्छी बात नहीं है। और हमने देख लिया, इस बात को समझ लिया कि तुम पढ़ लिख कर झूठे हो गए हो, झूठ बोलने लगे हो, क्योंकि मैं तो शादी नहीं करूंगी, मैं कभी शादी नहीं करूंगी, और अगर गलती से पिताजी नहीं माने और शादी कर दी, तो मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी, मैं उसको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं तो उसे, जहां आप कह रहे कलकत्ता चला जाएगा, मैं उसे कलकत्ता भी नहीं जाने दूंगी। और कलकत्ता के नाम से उसे इतनी गुस्सा आ रही है कि वह कह रही है कि कलकत्ता पर इतनी विपत्ति आ जाए कि कोई वहां जाए नहीं, किसी का मन भी ना हो वहां जाने का। देखा, बजर गिरे, बजर का मतलब है वज्र गिरे, यानी विपत्ति आ जाए, समस्या आ जाए कि कोई वहां जाने की इच्छा ही व्यक्त ना करे।